सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। जब कोई देश हर फ्रंट पर घिरा हो, जब किसी देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, जब किसी देश के अंदर उसके सैनिक मारे जाते हो, चौकियां तबाह हो रही हो, तो वहां क्या होगा? आप सोचेंगे अगर वो देश आतंक प्रेमी पाकिस्तान हो तो समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान संकट से घिरता है तो वो आखिरी विकल्प के तौर पर आतंकवाद को चुनता है। लश्कर और हाफिज जैसे आतंकियों को हथियार बनाकर टारगेट लॉक करता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज पाकिस्तान को लेकर ऐसी ही जानकारी मैं देने वाली हूँ, जिसमें पाकिस्तान सेना की क्रू टीम बैट है, आतंकियों के साथ आईएसआई की सीक्रेट प्लानिंग है, फिदाइन साजिश वाली तैयारी है, लश्कर है, जमात इस्लामी है, हिजबुल मुजाहिदीन है, स्लीपर सेल है। ये सारे कोड वर्ड पाकिस्तान को सूट करने वाले हैं। ऐसे सारे शब्द आपको पाकिस्तान की डिक्शनरी में फ्रंट पेज पर मिल जाएंगे। दुनिया जानती है पिछले कुछ महीनों से कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान और पीओके तक संकट के ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की गर्दन तक पहुंच चुका है। इसी बौखलाहट का अंजाम है आमने सामने की लड़ाई में हमेशा पस्त होने वाला पाकिस्तान कायर की तरह आतंकियों के साथ गुप्त गठबंधन कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, इसे कुछ पॉइंट में आइए जानते हैं। पीओके में आईएसआई और आतंकियों की हाई लेवल मीटिंग की जानकारी सामने आई है। आईएसआई की जैश, लश्कर, जमात इस्लामी और हिजबुल आतंकी संगठनों के साथ बैठक हुई थी। इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुए टेरर मॉड्यूल को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई की मदद से लश्कर और जैश आतंकियों की घुसपैठ बढ़ी है। ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं। पीओके में बैट की तैनाती की गई है। भारी ठंड के दौरान कश्मीर में आतंकी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी। अक्टूबर में आईएसआई ने योजनाबद्ध तरीके से पीओके में उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें जमात इस्लामी के कई बड़े कमांडर, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी, आईएसआई के कई बड़े अधिकारी साथ बैठे थे। स्लीपर सेल को एक बार फिर से सक्रिय करने पर चर्चा की गई थी। आतंक के पूर्व कमांडर को धन मुहैया कराने की भी योजना बनाई गई थी। आपको बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या क्या हो गया, कैसे हाफिज सईद और मसूद के आतंकियों को नई जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में लश्कर और जैश की कई यूनिट जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुकी हैं। नियंत्रण रेखा के रास्ते कश्मीर में आतंकियों ने घुसपैठ की है। इन आतंकियों को सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और एसएसजी से निर्देश मिल रहे हैं। आतंकवादी शमशेर के नेतृत्व में लश्कर की एक यूनिट हवाई निगरानी कर रही है। हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिदाइन हमलों के लिए हथियार सप्लाई करने की भी तैयारी है। पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम की भी पीओके में तैनाती की है। बैट में पूर्व एसएसजी सैनिक और आतंकवादी शामिल हैं। पीओके में जनता आक्रोशित है, आंदोलन पर उतर चुकी है। यहां तक कि यहां के छात्र भी शहबाज और मुनीर की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस आतंकियों की तरह गोली भी चला रही है। इस वजह से नाराजगी बहुत ज्यादा है। पीओके में भले ही आतंक वाली मीटिंग हो रही है, लेकिन वहां की जनता का आक्रोश हाई है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आपको समझाते हैं कि पीओके में कैसे शहबाज और मुनीर विरोधी माहौल बना हुआ है। जब जिक्र पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हो रहा है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि यह टीम कितनी क्रूर है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम को सबसे अधिक खूंखार माना जाता है। इसकी वजह है कि यह टुकड़ी अत्याचार की सारी हदों को पार कर जाती है, शवों को क्षत विक्षत कर देती है। इस टुकड़ी का गठन पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के तहत किया गया है। इसके सदस्यों को पाकिस्तान की सेना के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स भी ट्रेनिंग देती है। बैट के सदस्य घुसपैठ या भारतीय चौकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान की सेना की आम फौजी ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि बैट कमांडो अपनी पहचान को छिपाते हैं। बड़ी बात यह है कि बैट टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडो के साथ साथ आतंकवादी भी शामिल होते हैं। इस टुकड़ी में शामिल हर जवान और आतंकी को सेना की तरफ से 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ऑपरेशन के दौरान ठंड से बचाने वाले कपड़े, जूते दिए जाते हैं। आइए अब खबरों के राजनीतिक एक्सटेंशन पर चलते हैं, जहां वैसे तो आज बिहार ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उससे पहले जरा महाराष्ट्र की चर्चा करना जरूरी है।
क्योंकि यहां एक दिलचस्प सियासी कलेश है। महाराष्ट्र की सियासत में एक नाम ट्रेंड कर रहा है, ज़ोहरान ममदानी, जो बुधवार को न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। लेकिन उनकी चर्चा मुंबई में क्यों हो रही है और कैसे अब ये मामला खान मेयर वर्सेस वंदे मातरम वाला बन गया है, इस पर एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी आइए खोलते हैं। न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर बनने के बाद मुंबई बीजेपी के बयान से सियासत में नई चिंगारी भड़की है और अब इसमें वंदे मातरम की भी एंट्री हो गई है, जिसके नाम से महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान पहले से ही ज्यादा था। दरअसल महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने का आदेश दिया गया। इस पर विपक्ष पहले से ही नाराज है। अब कल बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के बयान से नई जंग छिड़ गई है, जिन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए मुंबई में खान मेयर नहीं बनने देंगे। विपक्ष ने इस बयान का विरोध किया, नफरत फैलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कहा है क्योंकि विपक्ष को वंदे मातरम से दिक्कत है, इसलिए हमें खान मेयर मंजूर नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक बार फिर कह दिया है कि मुसलमानों का सिर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बीजेपी ने अबू आजमी को चेतावनी दी है कि अब वो उनके घर के सामने आकर वंदे मातरम गीत गाएगी, जबकि सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने वाले सरकारी आदेश से मुस्लिम समाज के लोग भी गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना तो गाएंगे और ना ही अपने बच्चों को गाने देंगे। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गाना हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि देशभक्ति का विषय है, जबकि मुस्लिम इसे उनके धर्म का अपमान बता रहे हैं। इसके अलावा खान मेयर को लेकर भी सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंची हैं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि न्यूयॉर्क की तरह महाविकास अघाड़ी भी खान मेयर के जरिए मुंबई का रंग बदलना चाहती है। तो विपक्ष का कहना यह है कि बीजेपी नफरत का रंग घोल रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर वोट जिहाद का आरोप लगाया है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमित साटम को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि खान मेयर वाली आग में कैसे वंदे मातरम वाला घी डालने की कोशिश हुई है। मंत्री लोधा जी कहते हैं कि आपको वंदे मातरम पढ़ना ही पड़ेगा, जबकि पता है कि सबकी आस्था होती है। कोर्ट कहता है कि कोई पढ़े या कोई नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अबू आजमी को हम इनवाइट करते हैं ना, तो वो हमारे साथ में आए, हमारे बाजू में खड़े हो जाए और वंदे मातरम गाए और हमका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। उनको क्या आपत्ति है वंदे मातरम से? इनको वंदे मातरम से आपत्ति है, इसके लिए हमको खान पर आपत्ति है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप लोग थोप रहे हैं। वो नहीं, थोपने का क्या है? वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। अगर आपको नेशनल सॉन्ग पर आपत्ति है तो आपको नेशन पर आपत्ति है, और अगर किसी को नेशन पर आपत्ति है तो हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। इस देश में रहकर अगर पाकिस्तान के गुण अगर कोई गाने वाला रहेगा तो इस सारी पाकिस्तान की औलाद को हम परास्त करेंगे। आखिर मुसलमानों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से परहेज क्यों है? स्कूलों में वंदे मातरम गाने वाले आदेश से मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में किस लिए हैं? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने खुद मुंबई के मुसलमानों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। इस पर भी एक रिपोर्टर रील देखिए। जीआर जो है वो सिर्फ इनको जो इलेक्शन जी एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है उसको माइंड में रख के निकाला गया है। और जहाँ तक मुसलमान हैं वो मुसलमान अल्लाह की सिवा किसी की बात नहीं करता। प्योरली पॉलिटिकल स्टंट है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वंदे मातरम जो तराना है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई आराम से गाए, हम वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुसलमान वंदे मातरम का जो मीनिंग है उससे परहेज है सर। इनके छलावे और बहकावे में नहीं आइए, आपस में भाईचारा कायम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल सर। बच्चों के दिलों में नफरत डाली जा रही है और ये नफरत की खेती है ना, आगे जाके बहुत नुकसानदेह होगी। आप सिर्फ अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में नफरत डाल रहे हो। आइए अब आपको बताते हैं कि वंदे मातरम वाला नया क्लेश मुंबई में क्यों शुरू हुआ है। कल न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ट्रंप की सारी कोशिशों के बाद भी मेयर बन गए, लेकिन कल ममदानी और मेयर शब्द की चर्चा अचानक मुंबई में होने लगी। इसके प्रायोजक रहे मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम, जिन्होंने कहा कि ममदानी तो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, लेकिन मुंबई में किसी भी खान मेयर को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अमित साटम का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि मुंबई में काफी समय से उद्धव गुट का मेयर पद पर कब्जा रहा है। इस पर कैसे सियासत हो रही है, एक एपिसोड उसका भी देखिए। दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है। वहां के फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया हुआ है और ये मुंबई शहर में भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई के कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की ताकतों को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं कि हम किसी को भी मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास अगर कोई करेगा तो हम उसे नाकाम करेंगे। हम किसी भी खान को मुंबई का महापौर नहीं होने देंगे। इनका कलेजा क्यों फटता है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान को भूल गए क्या? भूल गए? इस देश में खान हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग जो है ना संविधान के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ जो है ना ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ सो मोटा होना चाहिए। मैं पुलिस से, सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसी जबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ केस होना चाहिए। ऊंची मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के हर एक चुनाव में हिंदू मुसलमान करना, ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजी का भाग। तमाम सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो बस ध्यान भटकाने के लिए अब बीजेपी अपनी असलियत पे उतर आई। अब इन्होंने ध्रुवीकरण शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। भाजपा को ऐसे ही लोग चाहिए। मेरिट ये साटम का मेरिट कुछ नहीं है। गाली देने का मेरिट, धमकी देने का मेरिट साटम का है, इसलिए उसको बिठाया है। कल 7 नवंबर है जब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर देश के सभी राज्यों में वंदे मातरम गाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के साथ राजस्थान भी है, लेकिन वहां भी आदेश पर सियासी तनाव है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है और इसमें मदरसे भी शामिल हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की आत्मा है। लेकिन मुस्लिम संगठन इससे नाराज हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इसे इबादत की आज़ादी पर हमला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ना बताए कौन सी प्रार्थना करनी है, क्योंकि संविधान में सबको अपने हिसाब से इबादत करने का हक है। कांग्रेस भी सरकार पर जुबानी तीर चला रही है। एक रील इस पर भी आइए देखिए। सब जगह पर इस प्रकार का जो 150 वर्ष से राष्ट्रगीत क्यों मनाई जाएगी? क्या मदरसों में भी गाया जाएगा? वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो राजस्थान सरकार के पार्ट हैं सब में होगा। बीजेपी वंदे मातरम का बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी कहती है कि मदरसों में, तो मदरसे में विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी के कुछ एजेंट लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करवाते हैं। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं करता। वंदे मातरम तुम्हारा गीत ही नहीं है, वंदे मातरम कांग्रेस का गीत है और कांग्रेस के गीत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। वैसे ही जैसे कांग्रेस के नेता सरदार पटेल पर आपने कब्जा करने की कोशिश की। लोगों को एक डेवलपमेंट के बजाय पोजिशन की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान मुल्क है और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। इस संविधान में सबको एक इक्वलेंट राइट्स का अधिकार दिया है। किसी को थोपने के बजाय ये थे कि जिस इंसान को जो प्रार्थनाएं, जो अपने ईश्वर को, अपने मालिक को जिस तरह से याद करना है वो करे। अब कुछ और राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 बजे तक राज्य में 60% वोटिंग हुई। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज की वोटिंग में 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिस पर राजनीतिक सर्कल में खूब चर्चा हुई। पहली बात, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट देने के लिए बाहर निकली। दूसरी चर्चा इस बात पर थी कि गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर। तीसरी चर्चा बिहार के एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट की रही, जहां नेताओं की जुबान काफी तीखी थी और राजनीतिक माहौल काफी गर्म। हमारी चुनावी कुंजी में ये तीनों खबरें होंगी। शुरुआत एक्शन वाली खबर से करते हैं, जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय से जुड़ी है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आज 2 राउंड में हंगामा हुआ। ज्यादा चर्चा आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच हुई बहस की रही। दरअसल आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वोटिंग की निगरानी के लिए निकले थे। तभी दोनों नेताओं की गाड़ी आमने सामने आ गई और दोनों बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तू तड़ाक पर उतर आए।
विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने शराब पी रखी है और गुंडाई कर रहे हैं। अजय सिंह ने भी विजय सिन्हा को गुंडा बताया। दोनों काफी देर तक बहस करते रहे। एक बार सुनिए कि नेताओं के बीच हुई सार्वजनिक बहस का अनकट वीडियो कैसा है, फिर आपको हंगामे का राउंड 2 भी दिखाऊं। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। अरे जमानत जब्त हो गया, दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग कहा चाहिए इलाका में आगे ना तो तुम 14 तारीख को उतार दे। 14 तारीख को रिजल्ट में और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। दरअसल इस हंगामे से पहले लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास भी हंगामा हुआ। विजय सिन्हा खोरियारी गांव जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और नारेबाजी की। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया। ऐसा दावा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज थे, इसलिए वो विजय सिन्हा को गांव में नहीं घुसने देना चाहते थे। जबकि विजय सिन्हा का दावा है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चर करना चाहते थे और इसलिए उन्हें गांव जाने से रोका गया। हालांकि हंगामे के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया, लेकिन आरोपों की सप्लाई शांत नहीं हुई और दोनों तरफ से खूब आरोप लगाए गए। एनडीए की तरफ से खुद विजय सिन्हा थे तो आरजेडी की कमान अजय सिंह के पास थी। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडई पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। कहीं ये देखने हुआ नाटक पर कई दिन से करवाना चाह रहे थे। हम आ रहे हैं, गाड़ी लगा दिया, सामने में रोक दिए। वो आरजेडी का एमएलसी है, दारू पिए हुए है, मुंह बकबक महक रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। नदियामा में गया था बूथ कब्जा करने, पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो भाग रहा था। इस सब के बीच आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनकर वोट देने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फर्जी वोटिंग की शिकायत आई तो इसकी जांच के बाद ही वोट करने दिया जाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। वैसे आज कई वीआईपी सीटों पर वोटिंग हुई। पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख दांव पर है। 10 हॉट सीट हैं जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और तेज प्रताप यादव की महुआ सीट की भी खूब चर्चा है। आज टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने इन दोनों सीटों के बारे में लालू यादव और राबड़ी देवी से बातचीत की। हमारे रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि क्या वो पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव को भी जीत का आशीर्वाद देंगे। सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था।
शुभकामना है दोनों बेटे को, दोनों बेटों को, बनेंगे दोनों बेटा का, दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है, दोनों के साथ, दोनों के साथ है। माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। लालू जी बेटे को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना। बिहार में एक तरफ मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार चल रहा था। देश के बड़े नेता आज बिहार में थे। पहले चरण के प्रचार के खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार तेज हो चुका है। आज बिहार में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने प्रचार किया। पीएम मोदी की रैली बिहार के अररिया और भागलपुर में थी, जबकि राहुल गांधी ने भी पूर्णिया और अररिया में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी के भाषण का फोकस पॉइंट लालू यादव के शासनकाल पर आधारित था। वो जंगल राज, भ्रष्टाचार और अपराध की बात कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर चुनाव आयोग और बीजेपी को खूब घेरने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश में जंगल राज लागू कर दिया है। एक बार दोनों नेताओं का भाषण वाला एनकाउंटर देखिए, फिर आपको बताएंगे कि प्रचार के रण में और कितने योद्धा थे। बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज। ये है सच्चा जंगल राज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में चलाते हैं। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। सत्ता में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले की बात करते हैं जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि राज्य पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में किसानों के गेहूं और धान की खरीद केंद्र सरकार ही करे। यानी एक तरफ किसानों की फसल खरीद को लेकर कर्ज वाला बहाना है, तो दूसरी तरफ विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी भी है। मध्य प्रदेश में 9 वर्षों के बाद विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ने की तैयारी शुरू हुई है। इसके लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी विधायकों के वेतन की समीक्षा करेगी, दूसरे राज्यों के विधायकों की सैलरी से तुलना होगी। रिपोर्ट आने के बाद वेतन बढ़ोतरी पर फैसला होगा। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने भी इस पर शुरुआती मंथन शुरू कर दिया है। यानी मध्य प्रदेश सरकार करीब ये तय कर चुकी है कि विधायकों का वेतन बढ़ाया जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश के विधायकों को कुल मिलाकर करीब 75,000 रुपए वेतन और भत्तों के रूप में मिलते हैं। इसमें वेतन के अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की रकम भी शामिल है।
वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में विधायकों की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी अंतर को देखते हुए तर्क दिया जा रहा है कि विधायकों का वेतन बढ़ाना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी सरकार अपनी प्राथमिकता तय करे, बताए कि किसानों की भलाई जरूरी है, विधायकों की सैलरी बढ़ाना जरूरी है क्या? अभी विधायकों को तनख्वाह बहुत मिलती है, 30,000, एक चपरासी से भी कम, और जवाबदारियां उससे कई गुना था, उससे ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। ये 30,000 की तनख्वाह में संभव नहीं। भत्ते वत्ते मिला भी लें और 1 लाख तक गाड़ी पहुंचा भी दें, तो 1 लाख में भी आपको बैठने वाला आके बैठेगा तो उसके लिए भी AC भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए और चाय भी चाहिए। ये खर्चे पूरे नहीं होते, तो ईमानदारी से तनख्वाह तो बढ़ना ही चाहिए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगला जो विधानसभा का सत्र दिसंबर में आ रहा है, उसके पहले हम अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दें। जिस तरह से विधायक क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए भी समय समय पर वेतन भत्तों में वृद्धि आवश्यक होती है, ताकि अधिक ऊर्जा और क्षमता के साथ जनता की सेवा कर सकें। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव को सभी की राय मशवरा के बाद और सभी की सहमति के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। पैसे नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार के पास। इतनी फजूल खर्ची भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है अपनी ब्रांडिंग के ऊपर कि आज किसानों का गेहूं खरीदने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाती है विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की, तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे आपत्ति होती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा था, जिसमें कहा था कि धान और गेहूं की खरीदी सरकार नहीं कर सकती, अब केंद्र सरकार को ही किसानों से गेहूं और धान खरीदना होगा। इसी बीच सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें विधायकों की तनख्वाह बढ़ने जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों ने एक तरह से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियन महिलाओं से पीएम मोदी की मुलाकात की, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कल पीएम मोदी ने अपने आवास 7 कल्याण मार्ग पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्वागत किया, संवाद किया, उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने विश्व कप में लगातार 3 हार के कठिन दौर से गुजरने के बाद शानदार वापसी के लिए खिलाड़ियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी और महिला क्रिकेट चैंपियंस के बीच का ये संवाद कई संदेशों से भरपूर था। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ? कंट्रोल करती है सबको? नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने टीममेट से आराम से मारो। आपने ये कैच लिया तब तो एक प्रकार से वो टर्निंग पॉइंट बन गया जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, बॉल दिखता होगा, ठीक, उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी।